हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें जो है वो सबसे अधिक शुभ कौन है और अशुभ ग्रह कौन है? तो इस क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति। ये कुंडली के नैसर्गिक रूप से सबसे अधिक शुभ ग्रह है। इनका फल जो है हमेशा शुभ रहता है। बृहस्पति जो है अगर नीच के भी होकर के बैठे हो तब भी ये जितना पाप ग्रह अच्छा फल करेगा उतना फल तब भी कर देते हैं। जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां पाप ग्रहों की स्थिति भी हो तो उन अरिष्टों का जो है वो नाश कर देते हैं। और बृहस्पति के बाद दूसरा ग्रह है शुक्र। बृहस्पति और शुक्र जो है वो हमेशा शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ है। ये हमेशा ही शुभ रहते हैं, शुभ फल होता है। और तीसरे नंबर पर है बुध। तो बुध का जो है, बुध यदि शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ फल करेगा और पाप ग्रह के साथ चला जाए तो पाप फल करता है। बुध जो है वो शुभ ग्रह के साथ रहेगा तो उसका शुभ फल होगा और पाप ग्रह के साथ चला जाए तो पाप फल। और अकेला हो तो उस पर भी शुभ ग्रह दृष्टि को जरूर देखना है कि अगर अकेला होगा तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और चौथे नंबर पर चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा पक्ष बली होता है तो चंद्रमा को शुभ माना जाता है। और पक्ष बली जो होता है चंद्रमा वो केवल 10 दिन होता है। तो चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक जो है वो चंद्रमा को शुभ माना जाता है। इसको आसान तरीके में समझने के लिए आप कि जब भी पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद जो है वो चंद्रमा शुभ रहता है। तो ये हो गए हमारे शुभ ग्रह। सर, इन तिथियों के आसपास जो लोग पैदा होते हैं उनकी कुंडली में फिर चंद्रमा शुभ माना जाएगा, चाहे डिग्री वाइज कम हो? इन तिथियों का नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा के हिसाब से देखना है। तो चंद्रमा आगे पीछे हो सकता है। चंद्रमा जो है तो सर आपने अभी बताया तिथि के हिसाब से, तो तिथि हो गई। हाँ, तिथि देखनी है आपने, तारीख नहीं देखनी, तिथि देखनी है। तिथि की बात कर रहे हो सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब अगर आप तिथि को देखते हो तो ठीक जैसे एकादशी तिथि है वहां से लेकर के तो कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक है। जिन बच्चों का जन्म होगा उनका जो है वो चंद्रमा शुभ माना जाए। सर, अमावस्या करके जो प्रतिपदा आती है उसमें शुभ रहेगा अशुभ रहेगा? हाँ, उसमें 5वीं तिथि तक शुभ रहेगा। अच्छा, 5वीं तक शुभ रहेगा ना? जी 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 जी। तो इस तरह से ये है शुभ ग्रह। और अगर पाप ग्रह की बात करें तो सबसे अधिक जो पापी ग्रह है वो है राहु। राहु सबसे ज्यादा पापी ग्रह। राहु का प्रभाव अगर किसी बच्चे की कुंडली में राहु 10 या 12 साल में आ जाए तो उसकी शिक्षा को बाधित कर देता है। उसकी जो एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब कोई भी कुंडली देख लीजिए, अगर राहु थोड़ी खराब स्थिति में है और खराब स्थिति में भी ना अगर दशा आ जाए तो वो परेशानी करता ही है।
और चीजों में भी राहु का प्रभाव जो है, जब भी इसकी दशा आती है व्यक्ति अपने गलत डिसीजन से जो है परेशानियों में पड़ जाता है। ये राहु ऐसी स्थिति पैदा करता है कि व्यक्ति जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिससे उसको आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। और राहु के बाद जो है वो है शनि। राहु के बाद जो अशुभ ग्रह माना जाता है वो शनि को माना जाता है। तो शनि भी अशुभ ग्रह है और उनका भी पाप प्रभाव देखा जाता है। और शनि के बाद जो है मंगल की स्थिति है। मंगल भी पाप ग्रह है। और मंगल के बाद सबसे कम जो पाप ग्रह है सूर्य को माना जाता है। वैसे सूर्य को पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। वो क्रूर ग्रह है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ ग्रह। तो सर क्रूर में और पाप ग्रह में फर्क क्या होता है? क्रूर में क्रूर का प्रभाव जैसे सूर्य है, क्रूर का अग्नि तत्व का ग्रह है। क्रूर है कि उसको क्रोध बहुत जल्दी आता है, तो उसमें वो थोड़ा बहुत गलती कर जाता है। लेकिन पापी है वो हमेशा ही उसका गलत दिमाग चलता है। और मंगल क्रूर माना जाएगा, पापी माना जाएगा? वैसे तो मंगल की क्रूरता इतनी अधिक है कि उसको पापी की ही श्रेणी में रखा जाता है। ओके। मंगल जो है वो इतना क्रूर है कि वो क्रूरता में कुछ भी कर सकता है जी। लेकिन सूर्य का ऐसा नहीं है। सूर्य जो है वो अनुशासनात्मक है। जब भी उसको कहीं गलत दिखता है तभी उसका क्रोध जो है वो अधिक होता है। वो खुद अनुशासन में रहता है, दूसरे से भी अनुशासन में रहने की अपेक्षा करता है। तो शुभ और अशुभ ग्रहों के बाद जो है इन ग्रहों की उच्च नीच राशियां हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। और जिस राशि में ये ग्रह जो है वो उच्च के होते हैं, ठीक उससे 7वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। तो उच्च नीच के बारे में आपने पढ़ा संदीप जी? जी सर। जी, आपने उच्च नीच के बारे में पढ़ा? उच्च नीच ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ा सर। जी, तो उच्च नीच की बात करते हैं हम। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है जी। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है सूर्य। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में, मेष राशि मंगल की, तो मंगल की मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होता है। सूर्य जब भी किसी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में होता है, तो उन दिनों में सूर्य जो है वो उच्च का होता है और मेष राशि में होता है। और ठीक जिस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, ठीक उससे 7वीं राशि में वो ग्रह नीच का हो जाता है। और सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री पर। सूर्य जो है वो 10 डिग्री पर उच्च का माना जाता है। और ठीक अपनी राशि से, जैसे मेष राशि में उच्च का होता है, तो उससे 7वीं राशि तुला में, जो कि कब आती है 16 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक, इसके बीच में जो है सूर्य तुला राशि में होता है। और जिन बच्चों का जन्म
इन दिनों में होता है उनका सूर्य जो है वो नीच राशि का होता है। तो ठीक मेष राशि में 10 डिग्री पर सूर्य उच्च का होता है और वैसे ही तुला राशि के 10 डिग्री पर नीच का, परम नीच का माना जाता है। और दूसरा ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो शुक्र की वृषभ राशि में, शुक्र की जो वृष राशि है उसमें 3 डिग्री तक ही उच्च का माना जाता है, केवल 3 डिग्री तक। 3 डिग्री तक वृषभ राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा को परम उच्च माना जाता है। और ठीक उससे 7वीं राशि वृश्चिक राशि, वृषभ से 7वीं राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर ही, 3 डिग्री तक ही चंद्रमा को जो है वो नीच का माना जाता है। और चंद्रमा के बाद अगला ग्रह है मंगल। तो मंगल जो है वो मकर राशि में, शनि की मकर राशि में उच्च का होता है और 28 डिग्री तक मंगल जो है शनि की मकर राशि में 28 डिग्री तक परम उच्च का होता है। और ठीक मकर से 7वीं राशि कौन बनती है? कर्क। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क 7वीं राशि। तो 7वीं राशि में कर्क राशि में ठीक 28 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। और मंगल के बाद जो है वो मंगल के बाद जो है वो बुध की स्थिति है। तो बुध जो है वो कन्या राशि में, बुध ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का माना जाता है। बुध जो है वो कन्या राशि के 15 डिग्री तक, बुध जो है वो कन्या राशि के 15 डिग्री तक उच्च का, और ठीक उससे 7वीं राशि मीन राशि में 15 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। और बुध के बाद बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का, और मकर राशि के अपने से 7वीं, कर्क से 7वीं राशि मकर, तो मकर के 15 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। 5 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। और बृहस्पति के बाद जो है वो शुक्र। तो शुक्र जो है वो बृहस्पति की मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च का माना जाता है। और ठीक मीन से 7वीं राशि कन्या, तो कन्या राशि में 27 डिग्री तक ही परम नीच का माना जाता है। और शुक्र के बाद जो है वो है शनि। शुक्र का एक बार रिपीट कर दीजिए। शुक्र जो है वो मीन राशि के, बृहस्पति की जो मीन राशि है उसमें 27 डिग्री तक, 22 डिग्री से 27 डिग्री तक जो है वो उच्च का, और उससे 7वीं राशि कन्या राशि, तो कन्या में जो है वो 27 डिग्री तक ही परम नीच का माना जाता है।
शुक्र के बाद शनि। तो शनि जो है वो तुला राशि के, शुक्र की राशि तुला में 20 डिग्री तक परम उच्च का माना जाता है, और ठीक उससे 7वीं राशि मेष राशि, तुला से 7वीं राशि मेष राशि। तो मेष राशि में 20 डिग्री तक ही परम नीच का माना जाता है। और इसके बाद जो है वो 2 ग्रह और बच जाते हैं, राहु और केतु। तो राहु को जो है, राहु को मिथुन राशि में, राहु को मिथुन राशि में 15 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, और ठीक मिथुन से 7वीं राशि धनु राशि, धनु राशि में 15 डिग्री तक ही नीच का माना जाता है। और केतु का जो है इससे उल्टा है, केतु जो है वो धनु राशि के 15 डिग्री तक उच्च का होता है, और मिथुन राशि के 15 डिग्री तक जो है वो नीच का होता है। लेकिन जो राहु और केतु है उनके लिए जो ग्रंथों में है, उनकी 2 राशियों को उच्च का माना जाता है। उनको मिथुन में भी उच्च का माना जाता है राहु को, और वृष राशि में भी उच्च का माना जाता है। और वैसे ही केतु को जो है वो धनु में उच्च का और वृश्चिक में भी उच्च का माना जाता है।